नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में काफी हलचल मचाई। रिच डैड पुअर डैड 1997 में आई थी ये किताब, और ये रॉबर्ट कियोसाकी के दो अलग-अलग पिताओं की सोच पर आधारित है। हाँ, ये कॉन्सेप्ट ही बड़ा दिलचस्प है। बिल्कुल। एक तरफ उनके अपने पिता, जिन्हें वो कहते हैं पुअर डैड, पढ़े लिखे थे, सरकारी नौकरी में थे, पर पैसों को लेकर हमेशा संघर्ष करते रहे। और दूसरी तरफ उनके दोस्त के पिता यानी रिच डैड, उन्होंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी, हाई स्कूल ड्रॉप आउट थे शायद, पर बिजनेस और निवेश से काफी अमीर बने। दो बिल्कुल अलग दुनियाएं एक ही कहानी में। सही कहा। तो आज हमारे पास जो स्रोत हैं, उनके आधार पे हम देखेंगे कि इस किताब के सबसे जरूरी सबक क्या हैं, इसकी असली ताकत क्या है, और हाँ, कुछ कमजोरियां भी हैं जिन पर बात करना जरूरी है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी गहराई में उतरना। देखिए, स्रोत जो बताते हैं उसमें सबसे पहली बात तो यही है कि इस किताब का असली कमाल शायद टेक्निकल एडवाइस में नहीं, बल्कि माइंडसेट बदलने में है। माइंडसेट मतलब सोचने का तरीका। हाँ, ये इस पर जोर देती है कि एक कर्मचारी की तरह सोचना बंद करें और एक निवेशक की तरह सोचना शुरू करें। ये एक बड़ा शिफ्ट है। हाँ। और इसी सोच से जुड़ा है वो मशहूर कॉन्सेप्ट संपत्ति यानी एसेट्स और देनदारी यानी लायबिलिटीज का फर्क। हाँ, ये तो बहुत सुना है इसके बारे में। स्रोत इसे कैसे समझाते हैं? बहुत सीधे तरीके से, संपत्ति वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डाले, जैसे कोई निवेश या किराए से आने वाली इनकम। ठीक है। और देनदारी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले, जैसे आपका होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल वगैरह। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि महंगी गाड़ी खरीदना शायद अमीर दिखना हो, पर वो असल में देनदारी है, संपत्ति नहीं। एग्जैक्टली, यही वो पॉइंट है जिसने बहुत लोगों की आंखें खोली, ऐसा स्रोत कहते हैं। ये सीधी सी बात है, पर लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। और इसी से जुड़ा एक और विचार है, सीखने के लिए काम करो, सिर्फ कमाने के लिए नहीं। इसके बारे में क्या पता चलता है? ये भी एक बहुत बहुत पावरफुल आइडिया है। कियोसाकी इस पे बहुत जोर देते हैं, जैसा कि स्रोत बताते हैं, कि खासकर अपने करियर की शुरुआत में ऐसी जगह काम करो जहां सीखने को मिले। क्या सीखने को? जरूरी स्किल्स जैसे सेल्स, मार्केटिंग, टीम मैनेजमेंट, फाइनेंस, वो हुनर जो आपको बाद में अपना खुद का कुछ करने में, मतलब बिजनेस बनाने में या बेहतर निवेश करने में मदद करें। ये नहीं कि बस सैलरी अच्छी मिल रही है तो वहीं टिके रहो। ये जो टिपिकल जॉब सिक्योरिटी वाला माइंडसेट है ना, उसको ये किताब चैलेंज करती है। तो मतलब स्किल्स पर फोकस ज्यादा, सिर्फ तनख्वाह पर नहीं। हाँ, और साथ ही ये किताब उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप और कैलकुलेटेड रिस्क लेने को भी प्रोत्साहित करती है। संदेश साफ है, सिर्फ नौकरी के भरोसे मत रहो, अपनी संपत्ति बनाने पर ध्यान दो। ये वाकई में सोचने वाली बात है कि 25 साल से ज्यादा हो गए, पर ये किताब आज भी इतनी पॉपुलर क्यों है? स्रोत इसकी वजह क्या बताते हैं? एक बड़ी वजह तो इसकी भाषा है, बहुत सरल, एकदम बातचीत वाली, कहानी की तरह। हाँ, वो किस्से कहानी वाला अंदाज शायद लोगों को जोड़ता है। बिल्कुल। स्रोत यही कहते हैं कि मुश्किल फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स भी कहानियों के जरिए आसानी से समझ आ जाते हैं। कियोसाकी ने जानबूझकर इसे जटिल नहीं बनाया। और शायद ये लोगों को पारंपरिक सोच पर सवाल उठाने के लिए उकसाती है। पैसे, पढ़ाई, करियर को लेकर जो धारणाएं हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। ये लोगों को, खासकर युवाओं को, सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई डिग्री और सुरक्षित नौकरी ही अमीर बनने का रास्ता है। और ये जो पैसों की समझ, मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी की जरूरत वाली बात है, वो तो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। सही बात है। लेकिन सब कुछ अच्छा ही तो नहीं होगा, कुछ आलोचनाएं भी होंगी। स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? हाँ, बिल्कुल है, और वो जानना भी जरूरी है। कई स्रोत ये पॉइंट आउट करते हैं कि ये किताब मोटिवेशनल ज्यादा है, प्रैक्टिकल गाइड कम। मतलब ये कि जोश तो बहुत भर देती है, पर असल में निवेश कैसे करें या बिजनेस कैसे शुरू करें, इस पर कोई ठोस स्टेप बाय स्टेप प्लान नहीं देती। क्या करना है बताती है, पर कैसे पर ज्यादा फोकस नहीं है। अच्छा, ये एक वैलिड पॉइंट लगता है। और सुनिए, कुछ किस्सों की सच्चाई पर भी सवाल उठे हैं, जैसे वो रिच डैड क्या सच में थे या एक काल्पनिक किरदार थे, इस पर भी बहस हुई है। और एक अहम आलोचना ये भी है, जिसका जिक्र कई स्रोतों में है, कि ये किताब कई बार बिजनेस और निवेश के जोखिमों को थोड़ा कम करके दिखाती है। अच्छा, कैसे?
मतलब पढ़ने वाले को लग सकता है कि अमीर बनना काफी आसान है, बस सोच बदलने की देर है, जबकि असलियत में उद्यमिता और निवेश में काफी रिस्क और मेहनत होती है, असफलताएं भी मिलती हैं। तो क्या ये नए लोगों को गुमराह कर सकती है, बिना पूरी तैयारी के रिस्क लेने को उकसा सकती है? हाँ, कुछ हद तक ये खतरा है। स्रोत इशारा करते हैं कि जहां ये प्रेरणा देती है, वहीं ये उन मुश्किलों को शायद उतना नहीं दिखाती जो रास्ते में आती हैं। तो हाँ, व्यावहारिक चुनौतियां नजरअंदाज हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम स्रोतों का सार देखें तो क्या निष्कर्ष निकलता है? निष्कर्ष यही है कि रिच डैड पुअर डैड कोई डिटेल्ड फाइनेंशियल मैनुअल या टेक्स्ट बुक नहीं है, बल्कि ये एक माइंडसेट शिफ्ट करने वाली किताब है, पैसे को देखने का नजरिया बदलने वाली किताब। तो जो लोग अपनी फाइनेंशियल जर्नी अभी शुरू कर रहे हैं, उनके लिए एक स्टार्टर की तरह हो सकती है, एक मोटिवेशनल पुश। बिल्कुल, उनके लिए ये बहुत पावरफुल हो सकती है, और जो अनुभवी निवेशक हैं उन्हें शायद ये बातें थोड़ी बेसिक लगें, पर जो मूल दर्शन है वो आज भी प्रासंगिक है, ऐसा स्रोत मानते हैं। सही। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ शायद यही है, सब कुछ सोच से शुरू होता है। आपकी मानसिकता, संपत्ति और देनदारी को समझना, सीखने पर फोकस करना, जोखिम का अंदाजा लगाना, ये सब पहले यहाँ दिमाग में होता है। और शायद यही इस किताब का सबसे बड़ा और स्थायी योगदान रहा है। ये वाकई एक दिलचस्प चर्चा रही और इसमें सोचने के लिए काफी कुछ दिया है। जाते जाते एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। पूछिए। ये जो सीखने के लिए काम करने वाला विचार है, अगर ये इतना ही अहम है, तो आज के इस तेजी से बदलते दौर में सिर्फ कमाई से हटकर वो कौन से स्किल्स या हुनर हो सकते हैं जिन्हें सीखना सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा? बढ़िया सवाल है। हाँ, इस पर सोचने के लिए छोड़ जाते हैं अपने श्रोताओं को।